स्टूडेंट्स, आज हम बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज और कंट्रीज। जो विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इस टॉपिक को आज आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि ये कंट्रीज होते क्या है। विश्व के जितने भी देश हैं, अगर आप सभी देशों को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर बांटे तो उनको हम दो मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्प विकसित देश, जिसको हम विकासशील देश का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अर्थशास्त्री अल्प विकसित और विकासशील दोनों को एक ही कैटेगरी में लेते हैं। और दूसरा है विकसित देश। तो अल्प विकसित देश वो होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी विकास की यात्रा को पूरा नहीं किया है। अभी तक जो है उन देशों के अंदर इनकम का लेवल भी कम है। अभी तक वहाँ पर जो आर्थिक असमानता भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, बेरोजगारी और निर्धनता का स्तर है वो भी ऊंचा होता है। दूसरी तरफ विकसित देश वो होते हैं जिन्होंने अपने विकास को प्राप्त कर लिया है और अब वो उसी दर को आगे बनाए रखना चाहते हैं। तो आज हम विकसित देश या विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं है उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है वह प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय होती है, अगर उसको हम जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारे पास में प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अब हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के अंदर जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होती है उसका स्तर काफ़ी अधिक होता है और इनकी जो सालाना आय है, प्रति वर्ष जो आय है वो $9,000 से भी अधिक होती है। तो ये विकसित देश उनको कहेंगे जिनकी 9,000 से अधिक जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय $9,000 से अधिक होती है। अल्प विकसित देशों की तुलना में ये जो आय वो 30 गुना से भी अधिक होती है। यानी अल्प विकसित देशों के अंदर जो है ये इनकम काफ़ी कम होती है। दूसरी जो विशेष इसके जो हमारे पास में कुछ डाटा है 2018 की जो आय है विश्व के जो टॉप 10 कंट्रीज है उनकी, तो उसमें पहले नंबर पर है लग्जमबर्ग, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है $1,13,196। दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसकी आय है $83,716। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की जो आय वो $53,000 से अधिक है। तो विकसित देशों की जो आय होती है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वो काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऊंची विकास की दर। तो जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अधिक होती है। विकसित देश की अर्थव्यवस्था में विकास दर भी अधिक पाई जाती है। 2006-07 के हमारे तक के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार जो विकसित देश है उनकी औसत विकास की दर है वो 3.2% थी, जबकि इसी अवधि के दौरान जो अल्प विकसित देश है उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% रही थी, जो कि इनके मुकाबले काफ़ी कम है। किंतु हाल के देशों में अगर आप ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। आज जो विकसित देश है विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों की जो वृद्धि की दर है वो अधिक पाई जाती है। विकासशील देशों की वृद्धि दर अधिक है। इसके जो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो पिछले जो है 8-10 सालों के अंदर भारत की ग्रोथ रेट जो एवरेज 5% के आसपास रही है, जबकि अगर हम अमेरिका और अन्य विकसित देशों की बात करें तो उनकी 2-3-4% के आसपास रही। इसी प्रकार अन्य जो विकासशील देश है उनकी जो ग्रोथ रेट है वो विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा है। किंतु जो विकासशील देश है उन देशों के अंदर जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या अधिक होने के कारण उनकी ग्रोथ रेट अधिक होने के बावजूद भी वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम रहती है और प्रति व्यक्ति आय कम रहने के कारण इन देशों का जो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर वो भी निम्न होता है। लेकिन जो विकसित देश है वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो अधिक होने के कारण वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा रहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वह उच्च जीवन स्तर। किसी भी देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो उनके उपभोग से तय होता है कि वो किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। अब देखिए, जो विकसित देश है उन देशों की आय बहुत अधिक होती है और जब आय अधिक होती है तो वो सबसे पहले अपनी आधारभूत जरूरतें यानी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी करेंगे और उनको पूरा करने के बावजूद भी उनके पास में काफ़ी अधिक आय बच जाती है और उस आय को वो आराम और भोग विलासिता की वस्तुओं के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे उनका उपभोग का स्तर है वो बढ़ता है और उपभोग का स्तर बढ़ने से उनका जीवन स्तर है वो भी ऊंचा होता है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर जो है उपभोग से एक व्यक्ति जो है
3700 कैलोरी प्राप्त करता है, जबकि अविकसित देशों के अंदर ये औसत है वो 2400 कैलोरी का आता है। यानी विकसित देशों के अंदर अविकसित देशों की तुलना में उपभोग है वो 1.5 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वह उच्च मानवीय विकास सूचकांक। जो ये विकसित देश है उनका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI की रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है। तो इनका जो HDI सूचकांक होता है 0.8 से लेकर के 1 के बीच में होता है, जबकि जो अविकसित देश है उनका जो HDI सूचकांक है वो 0.25% से लेकर के 0.5 के बीच में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका HDI वो भी अधिक होता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की उच्च दर। पूंजी निर्माण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति निवेश करता है, उस निवेश के परिणाम स्वरूप जब पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है तो उसको हम जब पूंजी निर्माण कहते हैं। और पूंजी निर्माण के ऊपर ही किसी देश का जो है विकास निर्भर करता है। तो विकसित देशों में बचत अधिक होती है और बचत अधिक होने के कारण वहाँ पर जो है निवेश भी अधिक होगा और निवेश अधिक होने के कारण पूंजी निर्माण भी अधिक होगा। तो विकसित देशों के अंदर जो है कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो 30 to 35% तक होती है और इसके कारण यहाँ पर जो है आय भी अधिक होती है लोगों की, उत्पादन का स्तर है वो भी अधिक होता है और लोगों को रोजगार भी अधिक मिलता है। तो इस प्रकार पूंजी निर्माण की उच्च दर जो है वो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात। सबसे पहले हम जानेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात होता क्या है। कि किसी भी 1 रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए जितने रुपए की पूंजी का निवेश करने की जरूरत पड़ती है उसको हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 1 रुपये की कैपिटल आउटपुट रेशियो जो 5:1 है, अगर हमें 1 रुपये की वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें 5 रुपये का निवेश शुरू में करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो 4:1 है। तो इसमें अगर हमें 1 रुपये की पूंजी का उत्पादन करना है तो हमें जो है 1 रुपये की वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए 4 रुपये की पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। तो दोनों में से कम कौन सा है? दूसरी अवस्था के अंदर केवल 4 रुपये का हमें जो है निवेश करना पड़ रहा है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होता है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो विकसित देश जो है उनके पास में उत्पादन की तकनीक अच्छी होती है और जब उत्पादन की तकनीक अच्छी होती है तो उनका उत्पादकता भी अधिक होगी और उत्पादकता अधिक होगी तो इसका मतलब है कि वो कम पूंजी लगा करके भी अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उनका जो COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो वो कम होता है। नेक्स्ट है उन्नत मानवीय पूंजी। देखो प्रत्येक मानव जो पूंजी नहीं होता, तो किस मानव को आप पूंजी कहेंगे? किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है, उसमें जो कौशल होता है, उसमें जो योग्यता होती है, उसमें काम करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम जब मानवीय पूंजी कहते हैं। तो जो विकसित देश होता है उनके अंदर इस मानवीय पूंजी का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा होता है, यानी उनमें ज्ञान का लेवल, उनकी क्षमता, काम करने की योग्यता वो जो है अधिक होती है। अब ये सब चीज़ें किन से आती है वो हम देखेंगे। एक तो साक्षरता दर अधिक होती है इनमें, कोई भी व्यक्ति जितना अधिक पढ़ा लिखा होगा उसमें ज्ञान उतना ही अधिक होगा, यानी मानवीय पूंजी उतनी ही विकसित होगी। दूसरा, इन देशों के अंदर जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी होती है। जब प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी होती है एक व्यक्ति में जो है अच्छे कौशल विकसित हो पाते हैं, उसकी योग्यता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो है चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होती है। इन देशों में जब चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होगी तो लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और जितना स्वास्थ्य बेहतर होगा एक व्यक्ति जो उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। तो इसलिए इन सब सुविधाओं के कारण जो है विकसित देशों के अंदर मानवीय पूंजी उन्नत होती है। अब हम देखते हैं उन्नत मानवीय पूंजी के कारण उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। पहला, वहाँ के लोगों की आयु लंबी होती है। इसका मतलब वहाँ जो उन्होंने एक बार मानवीय पूंजी में निवेश किया उसका आउटपुट उन्हें लंबे समय तक मिलता रहता है। दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य अच्छा होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कारण एक तो वो काम जो है लंबे समय तक कर पाते हैं, बीमार कम होते हैं इसलिए काम से ब्रेक कम लेना पड़ता है उनको। दूसरा, वो अधिक क्षमता से भी काम कर पाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब एक तो स्वस्थ आदमी काम करता है, दूसरा बीमार आदमी काम करता है, तो स्वस्थ आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा। तीसरा, कुशल श्रम। ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर जब प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़िया है, यहाँ साक्षरता
की दर है वो अधिक है, तो इसके कारण जो वहाँ का जो श्रम है वो कुशल होता है, उसने जो अच्छे प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है, जिससे वो जो है बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है और कुशल श्रमिक की उत्पादकता भी अधिक होती है। नव परिवर्तन, जो कुशल व्यक्ति होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर नव परिवर्तन की क्षमता अधिक होती है। नव परिवर्तन का मतलब नए नए आविष्कार करने की उनकी क्षमता है वो ज़्यादा होती है, और कोई भी देश जितना अधिक इनोवेशन करेगा, नए आविष्कार करेगा, उस देश के अंदर विकास की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो उन्नत देशों के, जो विकसित देश है, उनके अंदर जो है नव परिवर्तन की मात्रा अधिक होती है। आप देख लीजिए रोजाना जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे अपने जापान है, रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड, अमेरिका, उनसे किसी न किसी नए खोज की, नए आविष्कार की सूचना हर दिन आती रहती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की कम वृद्धि दर। जो विकसित देश होते हैं, उन विकसित देशों के अंदर जो है जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी कम होती है, जबकि अविकसित देश जो होते हैं उनके अंदर जो है जनसंख्या की वृद्धि दर एक चिंता का कारण है उनके लिए। और विकसित देशों में न केवल वृद्धि दर कम होती है बल्कि वहाँ पर मृत्यु दर भी कम होती है। और कुछ देश तो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वहाँ की जनसंख्या दर है वो स्थिर हो चुकी है, यानी जितनी जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, जनसंख्या लगभग कांस्टेंट है। और कुछ देश इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो चुकी है। ऋणात्मक होने का मतलब है कि मृत्यु दर के मुकाबले जन्म दर कम हो चुकी है और उनकी जनसंख्या जो है पहले से कम होने लगती है। विकसित देशों के लोग जो उच्च जीवन स्तर पसंद करते हैं, और उच्च जीवन स्तर पसंद करते हैं, इसके कारण जो कम संतान जो है वो रखना पसंद करेंगे। इसके कारण वहाँ जन्म दर कम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अधिक बच्चे होंगे तो उनके पालन पोषण के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके कारण जो है उनका जीवन स्तर है वो कम हो जाएगा। दूसरा, वहाँ के ज़्यादातर लोग जो होते हैं काम धंधों में अधिक व्यस्त होते हैं, इसके कारण उनके लिए ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण करना संभव नहीं होता। इसके कारण वहाँ की जो जन्म दर है वो कम होती है। जर्मनी की बात करें तो वहाँ की जो वृद्धि दर है जनसंख्या की वो 0.3% है, और यही वृद्धि दर जो है जापान की है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ की 0.2% है, और हंगरी और फ्रांस की बात करें तो वहाँ की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ऋणात्मक है। तो विकसित देशों की विशेषता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी वृद्धि दर है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण वहाँ जो बढ़ती हुई जनसंख्या कोई एक समस्या नहीं है। इसके बाद है तकनीकी प्रगति। किसी भी देश का विकास जो तकनीक के ऊपर निर्भर करता है, और विकसित देशों में तकनीकी विकास के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसके ऊपर जो है ना अलग से जो है बजट की व्यवस्था होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और काफ़ी अधिक मात्रा में बजट दिया जाता है, जिसके कारण नई नई रिसर्च की जाती है, और उस रिसर्च के परिणाम स्वरूप नई तकनीक का विकास होता है। और जब उनके पास नई तकनीक आएगी तो फिर उस नई तकनीक के कारण जो कम लागत के ऊपर प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जब प्रोडक्शन की लागत कम होगी तो वहाँ लाभ अधिक होंगे। लाभ अधिक होने के साथ साथ अच्छी तकनीक से जो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, और जब उनके लाभ अधिक है, उत्पादकता में वृद्धि है, तो वो और अधिक रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, जिसके कारण उनमें लगातार जो एक नव परिवर्तन की चेन चल पड़ती है, यानी एक नव परिवर्तन जो है आगे आने वाले नव परिवर्तन के लिए जो है मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार विकसित देश जो है वो तकनीक प्रधान देश होते हैं, उनके पास में जो हर प्रकार की उन्नत तकनीक होती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं व्यवसाय के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जो विकसित देश है उनमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो अधिक विकसित होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर कार्यों में लगे होते हैं, और ज़्यादातर उत्पादन या आय का हिस्सा है वो भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी उद्योग अधिक मात्रा में विकसित होते हैं वहाँ पर, और सर्विस सेक्टर उसका भी अधिक विकास होता है, और यही क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वहाँ की जो कृषि वो पिछड़ी हुई है। कृषि भी वहाँ की उन्नत होती है, लेकिन वहाँ की कृषि उन्नत होने के बावजूद भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र इतने अधिक विकसित होते हैं कि कृषि क्षेत्र का जो है योगदान काफ़ी कम होता है। लेकिन जो लोग कृषि में लगे होते हैं उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसके कारण न सिर्फ वो अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब होते हैं, बल्कि उनके पास में एक्सेस प्रोडक्शन होता है जिसका वो दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर जो व्यावसायिक संरचना है उसमें प्राथमिक
क्षेत्र जो है उतना प्रमुख सेक्टर नहीं होता, बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है वो प्रमुख सेक्टर के रूप में उभर करके सामने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया में लगभग 3 से 4% जनसंख्या वो कार्यों में, खेती के कार्यों में लगी हुई है, और इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसका निर्यात किया जाता है। और भारत के अंदर हम देखते हैं कि 60% जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई है, फिर भी भारत के अंदर जो केवल अपनी ही ज़रूरतों का प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता, बहुत थोड़ी मात्रा में निर्यात है किया जाता है। और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनका हमें आयात भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है विकसित आर्थिक ढांचा। किसी भी देश का जो विकास है वो उसके आर्थिक ढांचे पर निर्भर करता है, यानी कुछ ऐसी आर्थिक संस्थाएं, इकाइयां या एजेंसियां होती है जो आर्थिक विकास के मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं हैं बैंकिंग सेक्टर है, बीमा एजेंसियां है, निवेश और नियोजन वाली संस्थाएं हैं, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? बैंक है। बैंक जो है एक तरफ लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी जिन लोगों की आय अधिक है उन लोगों से अधिक जो आय है उसको बचत के रूप में स्वीकार करता है, और फिर उस बचत को जो है उन लोगों को ट्रांसफ़र करता है जिनसे जो लोग निवेश करना चाहते हैं। तो इस प्रकार बैंक जो है लोगों की निवेश की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसी प्रकार बीमा कंपनियां जो है वो व्यवसाय के रिस्क को दूर करती है, एक व्यवसायी निश्चित होकर के अपना निवेश कर सकता है। इसी प्रकार से जब बचत को बढ़ावा मिलेगा बैंकों के माध्यम से, बीमा कंपनियों के माध्यम से, तो उससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और बहुत सारी भारत जो है विकसित देशों में नियोजन संस्थाएं होती है जो प्लानिंग में या व्यवसाय को स्थापित करने में जो है उद्यमियों को सलाह देती है, उनकी मदद करती है। तो ये हमने देख ही लिया, डिस्कस कर ही लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में पॉइंट है वो है विदेशी व्यापार का स्तर। विकसित देशों की अगर आप बात करें तो उन देशों के अंदर विदेशी व्यापार की मात्रा जो काफ़ी अधिक होती है। इसका सिंपल सा कारण है कि जो विकसित देश है उन देशों के अंदर उत्पादन का स्तर अधिक होता है। अब उन देशों के पास में जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को अपने देश में नहीं खपा पाते, इसलिए वो जो है अपने प्रोडक्शन का जो है एक हिस्सा दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। तो उन देशों में प्रोडक्शन कैपेसिटी अधिक होने के कारण, एक्सेस प्रोडक्शन के कारण वो निर्यात कर पाते हैं, और जब एक बार वो निर्यात करते हैं तो उसके कारण वहाँ के लोगों की जो आय बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, और फिर उस प्रॉफिट को जो वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे वहाँ पर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब वहाँ प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा तो वो जो है निर्यात और अधिक करेंगे। इसके अलावा अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में जब व्यापार बढ़ता है तो उसका जो है उत्पादन, रोजगार और लोगों की आय और जीवन स्तर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी इन सभी में वृद्धि होती है। और विदेशी जो क्षेत्र जो इनके एक विदेशी व्यापार की एक जो खास बात है वो ये है कि कच्चे माल का निर्यात नहीं करते। अगर करते वो थोड़ी मात्रा में, इनका जो ज़्यादातर निर्यात होता है वो तैयार माल का होता है, और जो तैयार माल होता है उसकी कीमत अधिक मिलती है कच्चे माल की तुलना में। और इन देशों में अगर कच्चा माल नहीं भी है उस वस्तु का भी ये निर्यात कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरे अविकसित देशों से जो है वो कच्चा माल सस्ते दामों पर प्राप्त करते हैं, आयात करते हैं, और फिर उसी सामान को तैयार करके दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल है जापान का, जापान के अंदर लोहा वगैरह खनिज तत्व नहीं है, लेकिन वो लोहे का जो है आयात करता है और उसके बाद लोहे से कारें या अन्य जो है मशीनरी बना करके निर्यात करता है। अब उसको कच्चा लोहा काफ़ी सस्ता मिलता है, लेकिन जब प्रोडक्शन के बाद ये सामान बेचा जाता है तो उसको अधिक कीमत मिलती है, जिसके कारण जो वो उनको प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग। किसी भी देश के पास में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उन संसाधनों का उपयोग करने की तकनीक। और जो विकसित देश होते हैं उन विकसित देशों के पास में ये तकनीक और ये जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जिसके कारण ये जो है अपने संसाधनों का जो है अधिक मात्रा में प्रयोग कर पाते हैं। और जब अधिक मात्रा में संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ का जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, वहाँ की आय बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी अधिक मात्रा में मिलेगा। दूसरा, ये अपने संसाधनों का अधिक मात्रा में इसलिए प्रयोग कर पाते हैं क्योंकि इनके बाजार का आकार विस्तृत होता है। बाजार के आकार विस्तृत होने का मतलब है कि दूर दूर तक ये अपना सामान बेच सकते हैं, दूसरे देशों में भी विदेशी व्यापार के माध्यम से अपना सामान बेच सकते हैं। इसलिए अगर ये अधिक मात्रा में
प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो इनको कोई समस्या नहीं आती, तो ये आसानी से अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है, इन देशों के अंदर उद्यमियों की संख्या अधिक होती है, इसलिए ये उद्यमी जो है अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करते हैं, जिससे सभी प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उन सभी क्षेत्रों के अंदर जो निवेश होने लगता है और उन संसाधनों का प्रयोग होने लगता है। नेक्स्ट है बाजार का विस्तृत आकार। देखिए, बाजार के विस्तृत आकार का मतलब होता है कि मांग का स्तर, बाजार के आकार का सीधा संबंध होता है मांग के स्तर से। और जो विकसित देश होते हैं उन विकसित देशों का जो व्यापार जो होता है वो अलग अलग देशों में फैला होता है, यानी उनकी जो वस्तुओं की मांग है वो बहुत अधिक देशों में होती है, इसलिए अधिक मांग बन जाती है। और अधिक मांग बनने का मतलब है कि इनके बाजार का आकार वो विस्तृत हो जाता है। और जब किसी भी देश के बाजार का आकार विस्तृत होता है, उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तो उसके कारण क्या होता है कि इन देशों के अंदर जो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन संभव हो जाता है। विशिष्टीकरण क्या होता है? किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल करना, और जब किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल की जाती है तो उसके कारण जो कम लागत के ऊपर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है। और दूसरा श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का मतलब है एक व्यक्ति को किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में बांट करके एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का काम सौंपना। जैसे मान लीजिए सिलाई का काम है, सिलाई के जो काम है उसको हम कई चरणों में बांट सकते हैं। एक जो है कटाई का काम है कपड़े की, तो एक व्यक्ति केवल कटाई का कार्य करेगा, दूसरा उसकी सिलाई करेगा, तीसरा जो उसकी फिनिशिंग करेगा। तो इस प्रकार एक ही एक काम जब व्यक्ति करता है तो वो जो है कम समय में जो उस काम को पूरा कर पाता है, यानी उसकी एक हैबिट बन जाती है, जल्दी जल्दी से उस काम को कर लेता है। तो जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो ये श्रम विभाजन किया जा सकता है। तो ये बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इनके बाजार का आकार विस्तृत है, इसलिए श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का भी इनको लाभ मिलता है। और जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं तो इस पर उनको अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है, और इसके कारण उनकी लागत में कमी आती है, और लागत में कमी होगी तो लाभ बढ़ेंगे, और लाभ बढ़ेंगे तो दोबारा से वो अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे उनके व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो उनके बाजार का आकार और अधिक बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी प्रदान तकनीक। देखो, दो प्रकार की तकनीक होती है, तीन प्रकार की तकनीक होती है प्रोडक्शन में। एक तो श्रम प्रदान तकनीक जिसमें श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है, दूसरी पूंजी प्रदान तकनीक जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है, और तीसरी होती है मिश्रित जिसमें श्रम और पूंजी का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। तो जो विकसित देश होते हैं उनमें प्रोडक्शन के दौरान जब पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और हमें पता है जब मशीनों से काम किया जाता है तो मनुष्य के मुकाबले वो अधिक तेज़ी से काम करते हैं और कम लागत के ऊपर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो गड्ढा खोदना है, एक तो व्यक्ति उसको खोदता है और दूसरा जो जेबीसी उसको खोदती है, तो कौन सा जल्दी खोदेगा? कम कीमत के ऊपर कौन सा खोद पाएगा? सिंपल सी बात है, पूंजी। तो इस प्रकार पूंजी के कारण जो वो एक तो लागत में कमी आती है, उत्पादकता बढ़ती है, और इसके कारण लाभ में भी वृद्धि होती है। तो ये बेनिफिट जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं को मिलता है। तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ पर जो पूंजी प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बचतों का उच्च स्तर। विकसित देशों में लोगों की आय अधिक होती है, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है बचतों का इन्वायरमेंट भी होता है, यानी वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी विकसित है, वहाँ बीमा संस्थाएं वो काफ़ी विकसित है, और जिसके कारण जो है लोग जो है अधिक मात्रा में बचतें करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और लोगों में जो है बचतों की आदतों को भी डेवलप करते हैं। लेकिन ये जो बचतें होती है निष्क्रिय नहीं होती। निष्क्रिय बचत वो बचत होती है जो बचत करने के बाद जो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो जो है पैसा जो है दोबारा से सर्कल में नहीं आता। लेकिन विकसित देशों के अंदर जो है ये बचतें सक्रिय होती हैं, यानी ये बचतें निवेश में तब्दील हो जाती है, निवेश कर दिया जाता है इन बचतों का, चाहे व्यक्ति डायरेक्ट करे, चाहे वो जो बैंकों के माध्यम से या बीमा कंपनियों के माध्यम से अन्य निवेशकर्ताओं के पास पैसा पहुँचे। तो इसके कारण वहाँ पर बचतों का उच्च स्तर होने के बावजूद भी वहाँ पर निवेश होने के कारण बचतें हानिकारक नहीं बल्कि उनके लिए लाभदायक बन जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि विकसित देशों की जो है अर्थव्यवस्थाओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इसके अलावा आप और भी विशेषताएं ऐड कर सकते हो जो आपको लगे कि ये विकसित देशों की विशेषता हो सकती है। और इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक यू, थैंक्स ऑल।